कहानी सन 1560 की है। एलिजाबेथ बथौरी नाम की एक लड़की हंगेरियन बथौरी परिवार में जन्म लेती है। पैदा होते ही उसकी शादी काउंट फेरेंक से तय कर दी जाती है और उसे बताया जाता है ये तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है। कम उम्र से उसके माता पिता ने उसे कठोरता और क्रूरता को स्वीकार करना सिखाया। जब वो जवान हो जाती है वो लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगती है और एक किसान लड़के के साथ पहली बार अपनी वर्जिनिटी तोड़ती है, जिसका पता उसके माता पिता को चल जाता है। वो प्रेग्नेंट है और उसकी आंखों के सामने उस लड़के को बेरहमी से मार दिया जाता है। एलिजाबेथ की माँ बच्चे को उसके जन्म के साथ ही उसे मरवा देती है। बाद में एलिजाबेथ काउंट फेरेंक से शादी कर लेती है और काउंटेस एलिजाबेथ बन जाती है। उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, तीनों लड़कियां। ओटोमन हंगेरियन युद्धों से वापसी के बाद फेरेंक विदेश में फैली एक बीमारी से मर जाता है। काउंटेस एना नाम की एक औरत के साथ रिश्ते में आ जाती है जिसे सब एक विच समझते थे। काउंटेस जादू टोने में काफी यकीन करती थी और ऐसा माना जाता था कि एना सोने जैसे बहुमूल्य रत्न को बना सकती है। काउंटेस, जो अब अपने पति की विशाल संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी है, हंगेरियन हैब्सबर्ग किंग मैथियास से मान्यता चाहती है। काउंटेस ने उनसे काफी कर्ज लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैथियास बेमन से सहमति दे देता है। काउंटेस अपने बच्चों को वियना भेज देती है उनके बेहतर भविष्य के लिए। काउंटेस अपनी आंटी के यहाँ डिनर पर जाती है जहाँ सब मर्द और औरत के एक समान होने पर बहस करते हैं। काउंटेस कहती है मर्द और औरत समान होते हैं, जैसे हम औरतों की कमजोरी अच्छे कपड़े और गहने होते हैं, वैसे ही मर्द की कमजोरी उनके पेट के नीचे मौजूद बंदूक होती है, जो औरत को देखते ही तुरंत लोड हो जाती है। जाते वक्त काउंट गायोर्जी उसे शादी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वहीं एक पार्टी के दौरान वो काउंट गायोर्जी के 21 साल के बेटे इस्तवान से मिलती है। इस्तवान काउंटेस की तरफ आकर्षित होने लगता है और काउंटेस भी। काउंटेस की आंटी बताती है कि ये काउंट गायोर्जी का बेटा है। काउंटेस कहती है ये तो उसके सामने बच्चा था। आंटी दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है, फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं। काउंटेस इस्तवान से कहती है इतनी छोटी सी उम्र में तुम काफी अच्छा डांस कर लेते हो। इस्तवान कहता है वो इतना भी छोटा नहीं है, वो 21 साल का है। काउंटेस कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम वेट करो। मेकअप रूम में आंटी उससे कहती है कि काउंट गायोर्जी का बेटा उनसे भी ज्यादा हैंडसम है और उसकी माँ के मरने के बाद वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और उसके पापा उसके लिए नई मम्मी ढूंढ रहे हैं। काउंटेस इस्तवान की तारीफ करती है और कहती है वो बहुत ही प्यारा है। आंटी कहती है तुम उसके साथ अफेयर शुरू कर सकती हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें इस खूबसूरत जवान लड़के को यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। काउंटेस बाहर आती है और इस्तवान से उसे किस करने को कहती है। रात में जब वो इस्तवान को उसके घर छोड़ने आती है, इस्तवान को पता चलता है कि वो कल सुबह वापस चली जाएगी। वो आज की पूरी रात उसके साथ बिताने को कहती है। दोनों एक कमरे में होते हैं बिना कपड़ों के और फिर वो अपने से कम उम्र के लड़के के साथ संभोग करती है। इस्तवान जब सो रहा होता है वो उसके शरीर को छू रही थी, लेकिन फिर वो अपने हाथों को उसके हाथों से कंपेयर करती है। उसके हाथ अब काफी बूढ़े और झुर्रियों वाले हो गए थे। वहीं इस्तवान का शरीर काफी जवान और खूबसूरत था। सुबह जाते वक्त इस्तवान काउंटेस को एक खत देता है और वादा करता है कि वो उसे हर हफ्ते खत लिखेगा और उसे अपनी एक माला यादगार के तौर पर देता है। काउंटेस उसके लिखे हुए खत को पढ़ती है, लेकिन फिर वो अपने हाथों को देखती है और ग्लव्स पहन लेती है। वापस अपने महल आकर वो एना से इस्तवान के बारे में बताती है और कहती है तुम्हें कोई ऐसी रेसिपी बनानी चाहिए जिससे मेरी स्किन सॉफ्ट और जवान हो जाए। एना पूछती है सॉफ्ट और जवान उस यंग लड़के के लिए? एना उसे समझाती है कि हवस से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। काउंटेस कहती है ये हवस नहीं है, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसे अब कर रही हूँ, जब मैं जवान थी तब भी नहीं। और उसकी स्किन काफी सॉफ्ट और यंग है। एना कहती है तो तुम उससे नहीं उसकी यंग और सॉफ्ट स्किन के पीछे पागल हो। काउंटेस उसे डांटती है और बताती है उसके पापा चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए, हम एक खानदान हो जाएं। एना पूछती है तुम उसका हाथ मांगने के बारे में तो नहीं सोच रही? वो उसे समझाती है कि उसे एक प्रेमी की तरह वो रख सकती है, लेकिन याद रखो वो बस 21 साल का है
और तुम 39 साल की, वो तुमसे एज में कहीं ज्यादा छोटा है। काउंटेस कहती है लेकिन वो अपनी एज से कहीं ज्यादा मैच्योर है। एना कहती है जवान लोगों के सोचने का तरीका बदलता रहता है, उसको औरतों की कमी नहीं है। काउंटेस एना को बुढ़ी कहती है और कहती है आज उसे एना की कंपनी अच्छी नहीं लग रही। एना कहती है वो अब भी काउंटेस की नौकर है, लेकिन मैं आपसे कहीं ज्यादा जवान हूँ, बुढ़ी तो आप हैं। अब काउंटेस अपनी बढ़ती उम्र की वजह से परेशान रहने लगी थी। उसे इस्तवान का खत मिलता है और वो दोनों फिर से मिलते हैं और संभोग करते हैं। इस्तवान उससे पूछता है तुम्हें पता होगा जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, और उसे ये सोचकर ही दुख होता है कि वो किसी और औरत के शरीर को इन्हीं हाथों से छुएगा। वो बस उसी का बनकर रहना चाहता है, किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब इस्तवान सो रहा था, वो इस्तवान की जुल्फों को काट कर अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो चर्च जाकर कन्फेस करती है कि इस्तवान के साथ वो अपनी उम्र से कई गुना जवान महसूस करती है और उसकी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। काउंटेस को चर्च में देख फादर को काफी अच्छा लगता है। अब वो उसे चर्च में डोनेशन देने के लिए शुक्रिया करते हैं। कई हफ्ते बीत जाते हैं, इस्तवान का कोई खत नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन होने लगती है। वो एना से कोई ऐसा टोटका करने को कहती है जिससे इस्तवान उसके करीब रह सके। इसके बदले वो उसे सोने की अशर्फियां देती है। एना कहती है वो इन अशर्फियों की वजह से उसके पास नहीं है। काउंटेस वादा करती है कि अगर उसका टोटका कामयाब हुआ तो वो उसके साथ सोएगी। एना काउंटेस से इस्तवान की कोई चीज मांगती है। काउंटेस उसे वही हार देती है जो इस्तवान ने उसे दिया था। अब पता नहीं ये टोटके का कमाल था या इत्तेफाक। अगले दिन काउंटेस को इस्तवान का खत मिलता है जिसमें उसने मिलने के लिए कहा था। काउंटेस उससे मिलने जाती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता तब उसे वहां काउंट विचाकना मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन काउंटेस ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। इस्तवान के ना आने से वो काफी परेशान थी। काउंट विचाकना कहता है वो इंसान आप जैसी औरत डिजर्व ही नहीं करता जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। तभी इस्तवान वहां आ जाता है और बताता है कि उसे जल्द ही वियना छोड़ना पड़ेगा। अब वो उससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। वो बताता है कि वो आज रात उसके साथ नहीं बिता सकता, उसको कुछ जरूरी काम है। काउंटेस को लगता है कि इस्तवान उससे बोर हो गया है। इस्तवान बताता है ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 दिन में साबित कर देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। पूरी रात वो इस्तवान का उस कमरे में इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। काउंटेस को लगने लगा था कि इस्तवान शायद सच में उससे बोर हो चुका है, क्योंकि वो उससे उम्र में काफी बड़ी थी। लेकिन असल में इस्तवान काउंटेस से सच्चा प्यार करता था। लेकिन उनके इस रिश्ते के बारे में उसके पापा काउंट गाउजी को पता चल चुका था। उन्होंने अपने बेटे को कैद कर लिया था। वो उसे समझाते हैं कि काउंटेस चालाक औरत है और उसका कई मर्दों के साथ गलत संबंध है। वो अपने बेटे को डेनमार्क के एक धनी व्यक्ति की बेटी से शादी करने को मजबूर करते हैं और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा होगा। इस्तवान को मजबूरन डेनमार्क जाना पड़ता है और उसको एना नाम की लड़की से शादी करनी पड़ती है। वहाँ काउंट विचाकना काउंटेस से मिलने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने एक तुर्किश कस्टम वाली किताब पढ़ी है जिसमें वो लोग लड़कों का खून पीते हैं जवान दिखने के लिए। काउंटेस कहती है उसने बस सुना है, वो ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो कहती है तुमने इस्तवान के बारे में सच कहा था, उसने मुझसे कल ना आने की वजह से माफी भी नहीं मांगी। मैं पूरा दिन उसका इंतजार करती रही। तभी एक बूढ़ी औरत काउंटेस के घोड़े के आगे आ जाती है, जिस वजह से काउंटेस उस बुढ़िया पर चिल्लाने लगती है। वो बुढ़िया काउंटेस से कहती है कि तुम भी एक दिन मेरी जैसी दिखोगी, हमेशा जवान नहीं रहने वाली। काउंटेस उस बुढ़िया को जाने को कहती है। काउंट विचाकना कहता है आप ऐसे कैसे किसी को जाने दे सकती हैं जिसने आपकी इंसल्ट की हो। काउंटेस उस बुढ़िया की तरफ जाती है और उसे चाबुक से काफी मारती है। इस्तवान के खत न आने की वजह से अब काउंटेस पगलाने लगी थी। वो भगवान से पूछती है कि उसने उसके प्यार को इतनी जल्दी उससे क्यों छीन लिया। वो अपने बूब्स को चाकू से हल्का सा काट कर इस्तवान की वही कटी हुई जुल्फों को अंदर डालकर सिल देती है। कुछ दिनों बाद उसे इस्तवान का खत मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने एक 17 साल की खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है जिससे वो काफी प्यार करता है और काउंटेस के साथ किए गए कांड के लिए वो माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे उसकी मरी हुई माँ की याद दिलाती है। ये सब पढ़कर काउंटेस गुस्से में आग बबूला हो जाती है।
39 साल की काउंटेस का मानना है कि इस रिश्ते की विफलता के लिए उसकी उम्र का अंतर जिम्मेदार है। वो एना को अपनी नौकरानी की स्किन दिखाकर कहती है, देखो इस लड़की को, इसकी स्किन कितनी स्मूथ और चिकनी है कि कोई भी मुझे छोड़कर इस लड़की को पसंद करेगा। काउंटेस अब अपनी स्किन को देखकर परेशान रहने लगती है। वो उसी नौकरानी से उसके बालों को सुलझाने को कहती है और गुस्से में उस नौकरानी के सिर पर उसी कंघी से इतना मारती है कि उसके सिर से खून निकलने लगता है और खून की कुछ छींटें उसके चेहरे पर भी लग जाती है और वो अपने चेहरे को साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसका चेहरा काफी स्मूथ हो गया है। उसे लगता है ये उस नौकरानी के खून की वजह से हुआ है, लेकिन दरअसल वो सूरज की किरणें थी जो उसे ऐसा महसूस करवा रही थी। वो उस नौकरानी से मिलने जाती है और उससे उसकी उम्र पूछती है। वो बस 17 साल की थी और उसके माँ बाप काफी दूर रहते थे। वो अब तक वर्जिन थी। ये सब बातें जानकर वो अपने नौकरों को आदेश देती है कि उस नौकरानी का घाव कभी ठीक मत होने देना। नौकर उसके घाव को रोज साफ करते और उसके घाव से निकले खून को काउंटेस अपने चेहरे पर लगाती। वो ये मानना शुरू कर देती है कि कुंवारी लड़कियों के खून में स्नान करने से वो जवान और सुंदर हो सकती है। वो एना से पूछती है कि क्या उसे उसकी स्किन पर कोई फर्क नजर आ रहा है। एना मना कर देती है। काउंटेस अपने नौकरों से भी सेम सवाल करती है और चाटुकार नौकरानियां कहती हैं, हाँ आपकी स्किन काफी स्मूथ और जवान हो गई है। ये सुनकर काउंटेस खुश हो जाती है। लेकिन जब उस लड़की का घाव ठीक हो जाता है तो काउंटेस अपने नौकरों पर काफी गुस्सा करती है कि उसने कहा था कि घाव को भरने मत देना। काउंटेस अब उस लड़की के अंगों को काटकर उसके खून से नहाने लगती है। इस लड़की के अंगों को कई बार चाकू से काटा जाता है। वहीं काउंट विचाकना काउंटेस के काफी करीब आ गया था और वो उसे ये एहसास दिलाता है कि उसकी स्किन काफी अच्छी हो गई है। एक दिन काउंटेस उस लड़की के पास आती है। वो लड़की अब काफी कमजोर हो गई थी। वो काउंटेस से पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। काउंटेस बताती है कि वो उसे कुछ ऐसा दे रही है जो उसने खो दिया था, यानी उसकी जवानी, उसकी सुंदरता। वो लड़की पूछती है ये सब कब खत्म होगा। काउंटेस कहती है जब भगवान की मर्जी होगी। लेकिन वो लड़की मर जाती है। अब काउंटेस इतनी पागल हो चुकी थी कि उसके नौकर खून पाने के लिए किसान की लड़कियों को पकड़ लेते थे और बेरहमी से मारते थे। शुरुआत में तो काउंटेस उन लड़कियों का विधि विधान से क्रियाक्रम किया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके नौकरों ने वो सब बंद कर दिया क्योंकि पादरी को शक होने लगा था। लेकिन उसे सोने की अशर्फियां दी जाती थी अपना मुंह बंद रखने के लिए। अब वो उन लड़कियों की लाशों को कहीं भी जंगल में फिकवा देती थी और जानवर उनकी लाशों को नोच नोच कर खा जाते थे। वहाँ फादर को भी मरवा दिया जाता है क्योंकि वो सब कुछ जान चुका था। एना काउंटेस को समझाने की काफी कोशिश करती है कि वो इन लड़कियों को मारना बंद कर दे, लेकिन काउंटेस कहती है कि काउंट विजाकना को उसकी खूबसूरती दिख रही है जो एना को नहीं दिख रही। एना कहती है उसे उस विजाकना की बातों पर यकीन नहीं है, वो हमारा दुश्मन है और तुमने खुद उसे तुम्हें बर्बाद करने की छूट दी है। काउंटेस उसे इस राज्य को छोड़कर जाने को कहती है। एना कहती है वो नहीं जाएगी, उसे काउंटेस की फिक्र है। काउंटेस कहती है मैंने सुना है तुम्हें बस औरतें पसंद हैं, इस तरह से तुम भी एक वर्जिन हुई। वो उसे इनडायरेक्टली डरा रही थी कि वर्जिन होने के नाते वो उसे भी मरवा सकती है। एना चली जाती है। रात में काउंट विजाकना एलिजाबेथ के सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ वो लड़कियों को टॉर्चर किया करती थी। काउंटेस की आंख खुल जाती है और वो भी उसके पीछे जाती है। तभी उसकी नौकरानी आकर उसे बताती है कि एना ने सुसाइड कर लिया है और उसके लिए एक खत छोड़कर गई है। काउंटेस उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि वो काउंटेस से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब उसकी जगह विजाकना ने ले ली है और वो ये सब नहीं सह सकती। सबको एक दिन मरना है, काउंटेस को भी, और खूबसूरती बस एक छलावा है। वहाँ गांव के लोगों को पता चल जाता है कि इस सब हत्याओं के पीछे काउंटेस है और जब वो अपनी बेटियों से मिलने जा रही होती है गांव के लोग उस पर मिट्टी फेंकने लगते हैं। काउंटेस अपनी सुरक्षा के लिए जनरल को खत लिखती है कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए। अब काउंटेस को वर्जिन लड़कियां मिलने में परेशानी हो रही थी जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इस तरह से 15 दिन बीत जाते हैं और उसे वर्जिन लड़कियों का खून नहीं मिल रहा था। उसे खुद के ही चेहरे से नफरत होने लगी थी। उसके नौकर एक लड़की को लेकर आते हैं और कहते हैं लड़की ज्यादा हेल्दी नहीं है लेकिन वर्जिन है। उस लड़की को देखकर काउंटेस उसे जल्दी से उस महल से भागने को कहती है। वो लड़की जंगल की तरफ भाग जाती है लेकिन विजाकना उसे मार डालता है। उसके नौकर 2 लड़कियों का किडनैप कर लेते हैं जिसमें से
एक इस्तवान की बीवी थी, लेकिन वो कई सालों से इस्तवान से नहीं मिली थी। लेकिन उसे उन रूमर्स पर यकीन था कि काउंटेस उसके पति के लिए पागल थी और उसने आसानी से खुद को उसके पति के आगे सौंप दिया था। काउंटेस उसे उसका प्यार छीनने के लिए जिम्मेदार मानती है और उसको मार डालती है। वहां इस्तवान के पापा एलिजाबेथ की बेटियों को उसी लड़की की लाश दिखाते हैं जिसे विजाकना ने मारा था। वो बताता है कि तुम्हारी माँ ने ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों को मार डाला है। वो उन्हें उनकी माँ के खिलाफ भड़का देता है। वो इस लड़की को मारकर सारा इल्जाम काउंटेस पर लगाकर उसके राज्य को हड़पना चाहता था। वहां अब इन लड़कियों की लाशें मिलने की वजह से अधिकारी जांच शुरू कर देते हैं। काउंट थुर्जो इस्तवान के पापा को घटनाओं की जांच करने के लिए कहा जाता है और वो इस्तवान को जांच के लिए भेजता है, जो अब एक काउंट बन चुका है। इस्तवान बेमन से काउंटेस से मिलने जाता है और काउंटेस को पता चलता है कि इस्तवान की बीवी को मरे 4 साल हो गए थे और जो खत उसको भेजा गया था वो इस्तवान के पापा ने उसको भेजा था कि वो अपनी सुंदर बीवी के साथ बहुत खुश है, जबकि इस्तवान अब भी उससे प्यार करता है और वो एक साथ एक भावुक रात बिताते हैं। इस्तवान काउंटेस के लिए अपने प्यार के बावजूद अभी भी उस पर संदेह करता है और रात में उठकर उसके खिलाफ सबूत तलाशता है। काउंटेस को समझ आ जाता है कि इस्तवान यहाँ किस लिए आया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब इस्तवान और उसके साथी को उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मुकदमे के दौरान काउंटेस को दोषी पाया जाता है और उसे अपने बाकी बचे जीवन को कैचिस कैसल में अपने कमरे में बंद करने की सजा सुनाई जाती है। काउंटेस के नौकरों को भी दोषी पाया जाता है, लेकिन उसके विपरीत उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसकी सारी संपत्ति काउंट थुर्जो को दे दी जाती है, जो बाद में काउंटेस के बच्चों को दे दी जाती है। उस कमरे के खिड़की दरवाजों को पत्थरों की दीवार से सील कर दिया जाता है। बस खाना देने के लिए एक छोटा सा छेद ही था। दीवार में बंद होने के बाद हताशा से काउंटेस ने अपने दांतों से अपनी नस काटकर आत्महत्या कर ली। फिर उसे एक ताबूत के बिना एक कब्र में दफनाया जाता है, जिसमें कोई अंतिम संस्कार नहीं होता और बहाना ये बनाया जाता है कि सर्दियों की वजह से लकड़ियां नहीं मिल रही। फिल्म ने वाक्य पर संदेह जताया है, ये सुझाव देते हुए कि काउंट थुर्जो द्वारा बहुत सी घटनाओं में हेरफेर किया गया था। लास्ट में हम इस्तवान को उसकी कब्र के पास खड़े देखते हैं और उसके जाते ही कुछ बच्चे उस कब्र के पास आकर खेलने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमको यही लेसन देती है कि चेहरे की सुंदरता पर नहीं, दिल की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। चेहरे को नहीं, दिल को चमकाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टाटा।